जो राजनीतिक परिवर्तन आज यहां पर देखने को मिल रहा है, उस परिवर्तन के जो जिम्मेदार साथी हैं, हमारे नेता, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और उनकी एक बड़ी सी लिस्ट मेरे पास है। मैं उन सबको अभी आप सबसे उनकी जानकारी भी कराऊंगा। आ जाओ मानव, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। सभी समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए कि हर एक महापुरुष का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में बहुत कुछ तय होना है। जहां एक तरफ बहुत पैसे वाले 50-50, 40-40 साल से काम कर रही पार्टियों को भी चुनाव में अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, वही पिछले 4 साल पहले बनी एक पार्टी ने भी इस लोकसभा चुनाव में अपने संघर्ष का लोहा मनवाने की ठान रखी है। उस संघर्ष के लोहे को एक आकार देने के लिए आज हम लोग इस सम्मेलन में जो हमारे नेताओं ने बुलाया, समय से उपस्थित हुए कि आपसे अपनी बात कर सके। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी दाएं तरफ बैठी मेरी माओ बहनों का, छोटी बहनों का, बड़ी बहनों का, माओ का, चाची ताई दादियों का, इनके पीछे बैठे समाज के बड़े बुजुर्गों का, मुझसे बड़े भाइयों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, और इस मंच पर उपस्थित ये भीड़ नहीं है, ये नेता है हमारे जो इस मंच पर बैठे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ चल के आए इस क्षेत्र के बहुत ही जिम्मेदार साथी और मौजूदा चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद साहब, और जो एक बड़ी लिस्ट मेरे पास है, हमारे नेता और मेरे छोटे भाई के रूप में देश भर में इस आंदोलन की पहचान बने हुए भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, जो पहले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे लेकिन अब हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और इनके नेतृत्व में हम लोग हरियाणा में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वाल्मीकि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री हरपाल जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महेश सहवाल जी, कौशल वाल्मीकि जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हिमालमी, छोटे भाई राहुल वाल्मीकि जी, विकास वाल्मीकि जी, चांद वाघमारे जी, अतुल वाल्मीकि जी, सुमित वाल्मीकि जी, पवन वाल्मीकि जी, नरविंदर वाल्मीकि जी, विजेंद्र सूद जी, शिव चावला जी, मोहित वाल्मीकि जी, गुलशन भाई, विक्की पांचा जी, अरुण कांत जी, सुनील दत्त जी, अमित बिरलान जी, आर.के. अम्बेडकर जी, निवेश बेनीवाल जी और नितिन वाल्मीकि जी। लोग कहते हैं कि भाई आप में कितने नेता, एक एक समाज
हमारे वाल्मीकि समाज के हैं। इसके अलावा आने वाले सालों में जो लिस्ट आएगी, मैं आज वादा करके कहता हूँ इस मंडप में कि अगले 15 साल के बाद जब लिस्ट आ जाएगी तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री भी वाल्मीकि समाज के आजाद समाज इस क्षेत्र में काम कर रहे हमारे नेता रजनीश वाल्मीकि जी, विकास सूर्यवंशी जी और मेरी छोटी बहन हमारी कल की आवाज भारती अम्बेडकर वाल्मीकि जी, सुदर्शन वाल्मीकि जी, राजन वाल्मीकि जी, आंसू वाल्मीकि जी, अरविंद सालवान जी, आंसू चिंदेड़िया जी, अखिल जी, आंसू बहन जी, प्रेम सिंह कस्बे जी, अरविंद वाल्मीकि जी, राजीव पत्रकार जी, छोटू वाल्मीकि जी, शिवम वाल्मीकि जी, राजेंद्र वाल्मीकि जी, राम बहादुर वाल्मीकि जी, राधेश्याम वाल्मीकि जी, प्रियांशु वाल्मीकि जी, योगेश वाल्मीकि जी, रंजीत वाल्मीकि जी, रवि वाल्मीकि, मेरे छोटे भाई अरविंद वाल्मीकि, रवि नागवंशी जी, शैलेंद्र वाल्मीकि, जेपी सिंह जी, शोभित वाल्मीकि जी, रोहित वाल्मीकि जी, बीके करोड़िया जी और जरा मैं 2 सालों से कहूंगा जहां खड़े हो जाए भाई सेक्शन अगर यहाँ हो, सेक्शन वाल्मीकि जी और मंगल राम पहलवान जी, मैं इन दोनों भाइयों से कहूंगा कि वो भी पूरे यहाँ उपस्थित जनसमूह का जो है हाथ जोड़ के धन्यवाद करें। राहुल सजलाना जी, इस मंच पर उपस्थित योगेश भाई पंजाब से आए, दीप दशानंद महाराज जी, अरविंद जी और तमाम साथी जो इस मंच पर मौजूद, यहाँ हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण जो जिले मंडल के हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई दानेश्वर, तमाम साथी भाई जो लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो जैन साहब से लेकर तमाम साथी जो देश भर से आके यहाँ मदद करा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दादा राम जी का भी मैं उनसे भी कहूँगा वो भी खड़े हो जाए। उनकी वीडियो मुझे मिलती रहती है, वो 108 साल के हैं और वो मेरे से चल के यहाँ आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे आपसे थोड़ी सी बात कहनी, एक बार आप इस शक्ल को देख लो, ये चंद्रशेखर आजाद अपने पुराने नेताओं की गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ रहा। हमारे पुराने नेताओं ने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हम आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन में आपकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी है की बात मैं आपको बताऊं। ये आंदोलन ज्योतिबा फुले के समय से चला, ये आंदोलन साहू जी महाराज ने चलाया, ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया और जब बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद ये आंदोलन रुक गया तो मान्यवर टीना भाना वाल्मीकि जी ने मान्यवर काशीराम साहब को इस समाज की सच्चाई को बता के इस आंदोलन को चलाने के लिए प्रेरित किया। और जब मान्यवर काशीराम साहब ने इस आंदोलन को समझा तब इस देश में हक वंचित कमजोर समाज के लोगों में नेतृत्व पैदा हुआ और आज उसकी वजह से मेरे और हिमांशु वाल्मीकि जैसे, जितेंद्र राज जैसे, महेश पहलवान जैसे नेता जो है इस समाज का नेतृत्व करके इस समाज की गुलामी की बेटियों को काटने का काम कर रहे हैं। अगर मान्यवर टीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब को इतिहास की जानकारी न देते तो न मान्यवर काशीराम साहब आंदोलन चलाते
चंद्रशेखर आजाद ही क्यों? तो इस बात की गवाही ये है कि यहां से जाने के बाद आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी इस आंदोलन में जाति धर्म देके कोई कार्य नहीं किया। हमने वंचित वर्ग के हर व्यक्ति को नेतृत्व देने का काम किया और इतनी बड़ी जो लिस्ट पढ़ी मैंने, ये लिस्ट इस बात की गवाही है कि आने वाले कल में बड़े बड़े नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद जो है इस आंदोलन से बहुजन समाज के लोग बनने का काम करें। मेरे आज भी याद है, अपने दिल पे हाथ रखना और मेरे दर्द को महसूस करना कि जब हाथरस में हमारी बहन को अपमानित कर दिया गया और जब हम उस आवाज लड़ाई को लड़ने के लिए गए तो हमारा रास्ता रोकने के लिए पुलिस ने सारे इंतजाम किए। मैं आज भी मेरे याद है मंगल राम पहलवान जी और सन्नी भाई इस बात के गवाह हैं और हिमांशु जी कि जब हमारी गाड़ी रोक ली तो हम बस से गए और जब बस में भी रोक लिया तो फिर हम मोटरसाइकिल से गए और 2.5 घंटे 3 घंटे मोटरसाइकिल का सफर करके हम लोगों ने हाथरस अलीगढ़ पहुंचने का काम किया और अलीगढ़ में जो चल रहा था उसको देश दुनिया को बताने का काम किया। हमने मांग उठाई कि हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए आपको इसको एम्स दिल्ली भर्ती करना चाहिए। सरकार ने दबाव में बात तो मानी लेकिन सफदरजंग भर्ती कर दिया। मैं बिहार में था और हिमांशु जी का कॉल मेरे पास गया कि भैया वो बच्ची नहीं रही, आप सारे काम छोड़ के चले आओ। सुबह 6 बजे की फ्लाइट से मैं चुनाव छोड़ के दिल्ली चला आया और दिल्ली में हम लोग पूरे दिन धरना करते रहे। दिल्ली का धरना खत्म होने से पहले मैं और हिमांशु जी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाथरस के लिए निकल गए और रास्ते में पुलिस ने हमें वहां से गिरफ्तार करके कई चौकियों कई थानों में रखा। पूरी रात हम लोग उनसे लड़ते रहे कि हमें हमारी लड़ाई करनी है, हमें इस तरह से परेशान मत करो। किसी ने नहीं सुनी क्योंकि सत्ता जिनकी है वो तो गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं, वो तो न्याय को बाधित करने का काम कर रहे थे। फिर मुझे और हिमांशु जी को गिरफ्तार करके पुलिस छुटमनपुर ले आई और जब मैं वापस जाने लगा तो मेरी मां ने मुझसे कहा कि पुलिस कह के गई है कि चंद्रशेखर आजाद को समझा लो, आज की सरकार जो ज्यादा आवाज उठाता है उसका इनकाउंटर से स्वागत करती है। मेरी मां ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर वो तुम्हें मार देंगे, तुम मत जाओ। तो मैंने अपनी मां से कहा कि अगर वो बेटी तेरी कोख से जन्म लेती तो क्या मुझे रोकती या जाने देती बता। तो मेरी मां ने मुझसे कहा कि चले जाओ। उस दिन मैंने संकल्प लिया था, आज मैं जब लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे माला पहनाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं माला नहीं पहनता था। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और तमाम तरह की गैर जो बहन बेटियों का अपमान होता है वो किसी जाति धर्म के हो, जब तक वो अपमान बंद नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद माला नहीं पहनेगा, चाहे कोई भी समाज है कितना भी समझ लगता है। आज भी मैं अपने वचन पे पक्का हूं। जब आगरा में और हिमांशु जी गवाह है, एक वीडियो हमारे पास आई जिनके घर पे कूड़ा फेंक दिया गया, उनके घर में के सामने गड्ढे कर दिए गए। मैं हिमांशु जी तत्काल निकल गए और रात को मैंने कह दिया कि मैं आज यही रुकूंगा। पूरी सरकार नेता लग गई कि भाई यहां से जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा कि मौत आती हो तो यही आ जाए, जाएंगे नहीं। रात को 1:30 बजे काम स्टार्ट हुआ। हमने पिक्चरों में देखा था कि जब बड़ा नेता है कोई मुख्यमंत्री या कोई ऐसा नेता आता है कि रात सड़कें मिल जाती हैं। मैं सो गया तो हिमांशु ने मुझे उठा के एक बार भैया खड़े होकर देखो, रात को 1:30 बजे सारे अधिकारी खड़े थे और रात को सड़क बननी स्टार्ट हुई। सुबह 5 बजे सारी सड़कें उनकी यहाँ बन गई थी और पूरी सफाई की व्यवस्था जो है तमाम पूरे क्षेत्र में करके उन्होंने हमें दिखाया। मगर सरकार ने वादा कहता है कि नौकरी देंगे, एक घर देंगे, एक रात तक पूरा निवास। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें हमारी बहन की हत्या में गिफ्ट किया था। मैं मुख्यमंत्री को इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि हम आपके उपहार को जिस तक घर नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री जी आप याद रखना, हम अपने खून का कर्ज चुका के आपके इस उपहार को स्वीकार नहीं करेंगे और इस हालत में जाएंगे कि आप उत्तर प्रदेश की कुर्सी में बैठ कर लाइन कर रहे हो। मेरी बात को आप याद रखना, जो जुर्म हमने हमसे किया है
हम उसका हिसाब करेंगे। सम्मानित साथियों, आगरा में अरुण भाई के साथ जुल्म हुआ, पीट पीट के उनको मार दिया गया और हम सब लोग वहां लड़ाई लड़ने गए। मैंने चैलेंज करके कहा कि अगर कल तक, मैं बताना नहीं चाहता मगर सुनो अमित, उसकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी 30 दिन की थी, 30 दिन हुए उसकी बच्ची को हुए, उसकी पत्नी को बेचल करके पीटा, उसके कान पे बालियां छीनी गई, उसकी नाक की बालियां छीनी गई और आगरा के लोग गवाह बैठे, कौन और बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? मैंने चैलेंज किया कि अगर 2 दिन में न्याय नहीं मिलेगा कि मांगे पूरी उनको कोई शिकायत दफ्तर में नहीं बैठेगा, इससे राजस्थान का बदल है। हमारे नेताओं ने, वहां के जिम्मेदार लोगों ने, समाज के मुखियाओं ने मुझसे कहा कि आप उठ जाओ, हमारे सारे काम मान लीजिए। मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैं आगरा गया तो उनका परिवार मुझसे मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी कोई बात नहीं मानी भैया, हमारा बिजली का लाइन भी काट दी गई। भाई जब समाज के मुखिया बीच में आ गए तो मैं क्या करता, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इससे चुप होकर बैठ गया कि ये ना कहे कि चंद्रशेखर जानबूझ के कोई काम कर रहा। मेरे आज भी याद है, हिसार में हिमांशु जी गवाह है, 12 दिन से हमारे भाई की बहन कोई तनकीद थी, पोस्टमार्टम हाउस में, और 12 दिन से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। तो मैंने जाकर चैलेंज कहा कि अगर इतवार की शाम तक गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी और इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो सोमवार को कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। चंद्रशेखर राज की जबान है, आपको जानने डर होगा। इतवार की शाम तक हमारी सारी मांगे पूरी हुई और 12 दिन से जो लाश हमारी सड़ रही थी उसका अंतिम संस्कार हुआ। आपको याद होगा दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ नागल में, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर उसको मारकर, उसको अपमानित करके, उसका बलात्कार करके उसको जला दिया, जिंदगी जला दिया उस मेरी बच्ची को। और कोई आवाज उठाने वाला तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे और तमाम पार्टियों के नेता थे और हमारे हिमांशु दिल्ली की टीम ने मोर्चा लिया और मेरे बाद राहुल गांधी जी भी, अरविंद केजरीवाल जी भी सब गए। लेकिन आपको जान के बड़ा वो होगा कि उस बेटी के साथ पहले जब न्याय हुआ था, अगर हम लोग नहीं जाते तो उस बेटी को न्याय नहीं मिलता। उसके बाद कई घटनाएं हुई, हमेशा हमारे लोगों ने आवाज उठाने का काम किया और जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हमने सीना तान के इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज कल भी बनारस में सीवर में घुस के हमारे भाई की जान गई। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था समान काम समान वेतन। हमें 7,000 रुपए में, 10,000 रुपए पे, 11,000 रुपए पे, 15,000 रुपए पे गंदगी मैला अपने सर पे उठाना पड़ता है, हाथ से उठाना पड़ता है कई जगह आज भी। और जब मालिक हमें पैसा देता है तो ठेकेदार को बीच में रख के हमसे उसमें से भी कमीशन लेता। आप बताओ 5,000, 7,000, 11,000 रुपए में क्या आता है? अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 2,000 रुपए प्राइवेट हो तो स्कूल की फीस है। अगर 2 बच्चे हो तो जितने पैसे की तनख्वाह मिलती है वो तो फीस में चली जाएगी। तो हम खाएंगे क्या इसे? मैं तो बहुत दिन से देखता रहा हूं कि किस तरह हम लोग जुर्म जाति के अत्याचार का शिकार हो रहे। और मैं ये वादा करता हूं चंद्रशेखर आजाद कुछ बने या ना बने, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मेरे सामने कुछ मांग रखी गई है, आप बोल कर लेना। पहली मांग है समान कार्य समान वेतन। मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जैसे जैसे हमारी ताकत बनेगी समान कार्य समान वेतन की पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कर्मचारी के लिए लागू कराने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि ठेकेदारी संविदा पे हमारे लोग काम नहीं करेंगे। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं आप झाड़ू को लात मारो, आप कलम उठाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, IAS बनो, IPS बनो। कौन कह रहा है कि सफाई कर्मचारी का हमारे होता गया है जब सफाई कर्मचारी का काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं ये लोकतंत्र है। हम आने वाले समय में अवसर पैदा करेंगे कि मेरी माँ को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को सम्मान की जिंदगी मिले। ये वचन मैं आपको देता हूं कि आने वाले समय में कुटीर उद्योग लगा के हम लोग रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जो सम्मान का रोजगार होगा, जिसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं देखता हूं सभी जगह पे समस्या एक जैसी, लेकिन
आज इस संविधान की वजह से ये तो परिवर्तन हुआ है कि जो मांगने वाले थे वो देने वाले भी बन गए हैं। और जो देखो, दो बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन सुनो। राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे और उनके द्वारा कहा गया कानून, उनके कही गई बात कानून होती थी। लेकिन देखो कैसा परिवर्तन हो गया। आज जो राजा महाराजा हमारे गलियों में आते हैं, हमारे साथ बैठे भोजन खाते हैं, हमारे पैर धोते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारी माओ से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको चाची ताई बहन मां बताते हैं। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जिनको छुआ भी नहीं जाता था, आज उनकी बाबा साहब ने इतनी इज्जत कर दी कि हर कोई आगे चुनाव के समय उनसे अपने सर पे हाथ रखवाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि सदियों की बेड़िया बाबा साहब ने संविधान के आधार पर काट दी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम सबके सरों पे हाथ रखने के लिए हैं? हमें भी तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। आपके क्षेत्र की बात भी करूंगा, लेकिन आप ये बताओ, हिमांशु जी गवाह बैठे हैं, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो दिल्ली में हमने एमसीपी का चुनाव लड़ाया था और मैं खुद गली गली घूम के अपने वहां प्रचार किया था। आप बताओ क्या हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं है? बताओ। हमने 70% टिकट हमारे राजनीतिक समाज के लोगों को देने का काम किया। पता लगा हम तो ये चाहते हैं कि हमारा लोगों को मौका मिले, लेकिन मौका तब मिलेगा जब हम संगठित हो जाएंगे और वोट की वैल्यू को समझेंगे। अब मैं आपके क्षेत्र की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मांगों में और कुछ भी मांगे मेरे सामने हैं। जैसे कच्चे कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, ईएसआई की जेब का पैसा मिले। पहली बात तो मैं कच्चे कर्मचारियों की बात से सहमति नहीं। अगर हम कर्मचारी भी बने तो पक्के बने। और दूसरी बात, मैं आपको गारंटी देता हूं, पहले दिन से हम लोग एक दिन की छुट्टी काम करने वाले लोगों को मिले और ईएसआई और पीएफ का पैसा उनको मिले। इस बात का आपको वचन देता हूं कि पहले दिन से मिलकर आवाज उठाने का काम करेंगे। सेना प्रथा खत्म हो और इसके लिए तो मन से तैयार हैं। कार्यस्थल पर हुई मृत्यु के पश्चात तुरंत परिवार के सदस्य को स्थायी नियुक्ति दी जाए, उचित मुआवजा दी जाए। मैं वचन देकर कहता हूं, कार्यस्थल में हुई मृत्यु के लिए हम लोग 1 करोड़ रुपए के मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे और दिलाने का काम करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें उचित सुरक्षा एजुकेशन की बात की गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बेहतर से बेहतर स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, रोजगार के साधन पैदा करेंगे। आपके बराबर में हरिद्वार के रोशनाबाद में बहुत सारे उद्योग धंधे लगे, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता है, बहनों को रोजगार मिलता है, मां को रोजगार मिलता है। भगवानपुर में उद्योग धंधे लगे, सितारगंज में लगे। जब वहां लग सकते हैं तो आपके यहां भी लग सकते हैं। जब यहां लग जाएंगे तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लाखों बच्चों को रोजगार करने का मौका मिलेगा, बहनों माओ को सम्मान का रोजगार करने का मौका मिलेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां गरीब की बेहतर इलाज करा देने वचन देकर कहता हूं कि एक जैसा हॉस्पिटल बनवाने के लिए हम लोग एक जोड़ लगा देंगे कि नगीना में एक जैसा हॉस्पिटल बने कि गरीबों का आसानी से इलाज हो। मुफ्त शिक्षा, समान शिक्षा हर व्यक्ति के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करे, इंजीनियर की पढ़ाई करे, वकालत की पढ़ाई करे और साइंटिस्ट की पढ़ाई करे, कोई भी पढ़ाई करे, सब करने का इजाजत देंगे, उसके घर में लाने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा के खजाने के लिए चुनाव हो रहा है कि लोकसभा का खजाने की चाबी किसके पास रहेगी। जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधानी के खजाने के लिए, विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा खजाने के लिए ये चुनाव हो रहा है कि लोकसभा का खजाना किसके पास रहेगा, चाबी किसके पास रहेगी। अगर हम लोगों ने बातों में न आए, गली गली जाकर हमने लोगों को जगाने का काम किया, आज तक हम सबको वोट देते आए,
अगर हमने वोट मांगने का काम किया, अपनी वोट को बूथ तक पहुंचाने का काम किया और एक एक वोट को केंद्रीय इंसान पर डालने का काम किया, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस बार खजाने की चाबी आपके हाथ में होगी और आपके क्षेत्रों में काम की जिम्मेदारी यहाँ के हमारे तमाम नेता की होगी जो इस क्षेत्र का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद तो जैसे सामान्य कार्यकर्ता पहले था, ऐसे कार्यकर्ता बन के आपको सहयोग करने का काम करेगा और विकास के कार्य आपके क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र के नेताओं में जैसे हम लोग कराने का काम करेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक शक्ति को समझते हैं, तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक शक्ति जिस समाज पे नहीं होती वो गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं होता। मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन 350 का सिलेंडर 1150 रुपए में देती है। 150 रुपए का आने वाला बिजली का बिल, मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं 2-3, डॉक्टर विष्णु भाई और राजपाल भाई, कवि भाई, मैं इनको बताना चाहता हूं, हम भी नहीं चाहते थे हमारे यहाँ मीटर लगे, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती मीटर लगा दिए, बिजली आए ना आए, लेकिन 500-700 रुपए का बिल गरीबों पे आता ही आता है। सक्षम लोग तो खाने के लिए नाम तो जानते हो, हाशिए पे हैं लोग, 400 रुपए की मजदूरी नहीं मिलती, सड़क पे जाते हैं बिकने के लिए, चौराहे पे कोई मजदूर को खरीद के ले जाए, आधे लोग घर खाली हाथ लौट के आते हैं। देश की आजादी के बाद ये मिला हमें कि 75 साल में मकान भी पक्के नहीं हो पाए, आज भी पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हमारे घरों में नहीं है, खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था जो अमीर का कुत्ता खाता है उससे बेकार भोजन आज हमारे समाज के लोगों को इस देश में खाना पड़ता है। बहुजन समाज के लोगों को अमीर अगर अपने आप कुत्ता पालता है तो गर्मी लगने में एसी में रखता है, सर्दी लगने में हीटर लगाता है, बेड पे अपने बराबर में सुलाता है, लेकिन हम जाति के आधार पर इंसानों से भेदभाव करते हैं और छुआछूत करते हैं। ये देश की सच्चाई है। हम जाति की समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन कमजोर ताकत में कभी समझौता नहीं होता। आप अपनी ताकत बना लो, भाईचारा भी बन जाएगा और जाति विहीन समाज भी बन जाएगा, देश एकजुट भी हो जाएगा। क्योंकि हम अपने देश से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम रंग के भारतीय हैं, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए खून का ये खतरा लगा देंगे। लेकिन आज तो देश जिस तरह से आज इस देश में कर्जा आ गया है, जिस तरह से देश का हर एक व्यक्ति कर्जबंद हो गया है, भले ही हमें ना दिखाई देता हो, लेकिन सच तो ये है कि देश तो गुलामी की तरफ बढ़ गया है। अभी अगर कुछ बचा है तो संविधान बचा है, मिलकर अगर हम लोग संविधान बचा लें तो शायद इस कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए। वरना हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, अब वो तो झोला उठा के चले गए तो हम तो इस देश में अंग्रेजों से भी पड़े चाइना के जिनका कर्ज है पे वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो जाएंगे। हमसे तो आजादी से पहले वाला सुख हो गए देश के लोगों से। हमें जागरूक सतर्क रहना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, निगाह बनाना चाहिए। आप और मैं जानते हैं कि बेरोजगारी की दर क्या है, आप और मैं जानते हैं कि महंगाई की दर क्या है, आप और मैं जानते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू क्या होती है, आप और मैं जानते हैं किस तरह से किसान सुसाइड कर रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है, भाग्य में भरोसा नहीं लगता, लेकिन दुर्भाग्य शब्द के रूप में कह रहा हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि इसके देश का अन्नदाता मजदूर आज भी कर्ज ले लेकर अपने घर चलाता है, समय में उनके पैसे भी नहीं मिलते, जो लोग बिल लगाते हैं और देश का पेट भरते हैं। अगर किसान भी रह गया तो ये देश भूखे मर जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं क्योंकि हमारे नेता पीछे खड़े हैं और मैं आपसे वचन देके कहता हूं, मेरी बात को आप याद रखना। इस देश में हकपंथी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन कुर्सियों में बिठाने के लिए जिन कुर्सियों को भी हम छू नहीं पाते थे, मैं अपने शरीर के लहूता से खतरा लगा दूंगा, लेकिन उस मुख्य धारा में गरीब, किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और न्याय पसंद हर जाति धर्म के लोगों को Yeah.